नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हम हर रोज एक नए विषय को लेकर आपके सामने आते हैं और आज का विषय है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद इसलिए क्योंकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में अपने आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, आतंकियों के लिए नए हथियार खरीदने के लिए, मरकजों को और बनाने के लिए फंडिंग शुरू कर दी है। आपको ध्यान में होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। अब उस वार से पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद छटपटा रहा है, बिलबिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत से अब चंदा मांग रहा है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो 313 नए मरकज जो है वो बनाना चाहता है और उसके लिए उसे तकरीबन 4000 करोड़ की फंडिंग की जरूरत है। इसके लिए वो दो सोशल मीडिया एप्स की अगर हम बात करें, ईजी पैसा और सदापे, ये दोनों ही पाकिस्तान द्वारा बनाई गई हैं। पाकिस्तान में इनसे पैसों का ट्रांजैक्शन होता है और डिजिटल बैंक खातों में के जरिए ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर एफएटीएफ है कहां? आखिर वो इन सब चीजों पर आंखें बंद करके क्यों रखा हुआ है? और स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम जैश ए मोहम्मद को मजबूत करने में लगी हुई है। और जैश ए मोहम्मद जब 2000 में बना था, उसका एकमात्र सपना था भारत के खिलाफ, भारत में आतंकवादी जो हमला है वो कराना और भारत के खिलाफ ही हमले कराना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो न्यूज रूम। और न्यूज रूम में जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ना केवल भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान खुद उनके देश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो ये फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है? क्या पाकिस्तान में जो वहाँ पर सरकार है वो ही फंडिंग कर रही है या फिर उनकी जो आर्मी है वो फंडिंग कर रही है? क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि साल बीतता नहीं है और पाकिस्तान कटोरा लेकर फिर खड़ा हो जाता है और फिर उस कटोरे के अंदर उसको भीख मिल भी जाती है। अब बहुत बार भारत ने और कई सारे देशों ने चिंता व्यक्त की है कि भाई आप जो लगातार पाकिस्तान को ये फंडिंग कर रहे हैं, आईएमएफ बार बार जो फंडिंग कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है? मतलब इस फंडिंग का लीकेज क्या हो रहा है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी में तो कुछ ग्रोथ होते हुए नजर नहीं आ रही है और पूरा विश्व जानता है कि कहीं पर भी अगर टेररिज्म हो तो ले देकर जो सामने आता है वो पाकिस्तान का ही उससे कनेक्शन सामने आता है। और अगर कोई आतंकी ग्रुप किसी और देश का भी हो तो उसका भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ लिंक जरूर होता है। तो ये पूरे हम कह सकते हैं वर्ल्ड टेररिज्म के लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि अगर इस तरीके की फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग कहां से आ रही है? क्या पाकिस्तान खुद ही उसे स्पॉन्सर कर रहा है या वहां की आर्मी उसे स्पॉन्सर कर रही है? और या फिर दूसरे मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर फंड पहुंचा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को लेकर जो गरीबी बढ़ती जा रही है, वहां पर तो नहीं इंजेक्ट किया जा रहा है? इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नैना, नमस्कार। न्यूज रूम में इस चर्चा में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो मोटे मोटे तौर पर ये तो आशीष और पलक समझा चुके हैं कि आखिर किस तरह से जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपने आप को ग्राउंड पे और मजबूत करने के लिए फंड जुटा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि खास तौर से जो तमाम बेसिक लॉजिस्टिक्स हैं उनको सपोर्टिव वे में आगे बढ़ाते हुए अपने स्लीपर सेल्स को या फिर अपने जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो तमाम ऐसे नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये फंडिंग होती किन किन तरीकों से है? और बार बार जो बात होती है एफएटीएफ आखिर किस तरह से इन चीजों की निगरानी करता है और क्या अभी इस वे में नहीं समझा जा रहा है? सबसे पहले फंडिंग का तरीका हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद जैसे जो ऐसे तमाम आतंकी संगठन या फिर ये कहा जाए कि उनके जो सब अलग अलग छोटे जो संगठन हैं, धार्मिक चैरिटी संगठनों के नाम पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, एनजीओस के नाम पर एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, विदेशी जो चंदा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप हम अक्सर देखते हुए नजर आ रहे हैं, हवाला नेटवर्क या फिर सबसे महत्वपूर्ण नशीली दवाइयां, ड्रग्स और हथियारों के जखीरे की सप्लाई के साथ में एक तरह से फंड को जुटाने की कोशिश होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर भारत की जो एजेंसीज है, चाहे बात एनआईए की हो, चाहे बात एटीएस की हो, ईडी की हो, वो इस तरह से लगातार एक्शन लेते रखे हैं और निगरानी उनकी मॉनिटरिंग होती है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगातार पाकिस्तान में आतंक परस्त जो तमाम गतिविधियों हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए जो फंडिंग एक तरह से जो होती है उस पर निगरानी रखता है, उसको कंट्रोल करने की बात करता है। लेकिन एक बार फिर से अब अगर इस नए पैटर्न के माध्यम से फिर से फंड जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह तो कहा जा रहा है इजी पे हो, सदा पे हो, या फिर इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी अब अपनी आतंक की फंडिंग को जुटाने की कोशिशें जारी हैं। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, उसको आगे इंप्लीमेंट कैसे होता है, और ये खतरा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय होगा। किरण। और बिल्कुल मैं हूं आपके साथ किरण, और जहां पर नैना ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से एक्शन जो है हमारे तमाम जो एजेंसियाज हैं जो लगातार इन सब पे निगरानी बनाए रखते हैं, चाहे वो ATS की बात हो, FATF का जिक्र भी किया है, ये तो इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के तमाम निगरानी जो है वो रखी जाती है। लेकिन इंडिया भी अपनी तरफ से जो है कोई कोताही नहीं बरतता ताकि पाकिस्तान और उनके आतंकी संगठन और जो वहां पर पनप रहे हैं आतंकी, उनके ऊपर में पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। ऐसे में देखिए जांच दल जो लगातार जांच कर रहे थे उसमें कैसे ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, उसको मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि देखिए डिजिटल पेमेंट्स के जरिए, यानी कि एक डिजिटल वॉलेट्स है जिसका जिक्र देखिए आशीष ने भी किया, नैना ने भी किया यहां पर, कि कौन कौन से वो वॉलेट्स है जिसमें ये पैसा सीधे जाता है। अब देखिए किस किस का नाम इसमें सामने आ रहा है। मसूद अजहर जो है उसके परिवार का नाम यहां पर जोड़ रहा है क्योंकि उनके ही मोबाइल नंबर जो है इसमें रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसमें देखिए उनके भाई तलहा अल सैफ, बेटे अब्दुल्ला अजहर का नाम जो है वो और नंबर जो है वो सामने आ रहा है। अब ऐसे में मस्जिदों में गाजा के लिए चंदा बता करके, देखिए गाजा के लिए हम चंदा जुटा रहे हैं ये बता करके नगद धन जो है वो जुटाया जा रहा है, लेकिन असल में इसका काम क्या होगा वो आप भी बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसे ही जैश ए मोहम्मद जो है हर बार डूबता है तो फिर उभरने की कोशिश करता है। इसका जिक्र जब सीज फायर हुआ था उस वक्त में भी कई सारे एक्सपर्ट्स ने किया था कि क्या वापस जो आतंकवादी है वो अपना सिर नहीं उठाएंगे, वो नहीं फिर से पनपेंगे। तो इसी की कोशिश जो है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से की जा रही है। अब देखिए तकरीबन 3.91 अरब रुपए जो है वो जुटाना इनका पूरा मकसद है और इसको लेकर के 313 जो मरकज है, और मरकज देखिए क्या है, यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, यहां पर एक तरह से सुरक्षित ये ठिकाना है आतंकवादियों के लिए और इसे स्थापित करना है। अब 313 अगर मरकज यहां पर स्थापित कर दिए जाएंगे तो आप समझिए कितनी बड़ी संख्या में एक बार फिर से आतंकियों को या लोगों को बरगला करके जो है उनको ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और अब तक जांच दलों की तरफ से जो जांच की गई है उस रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए जो डिजिटल वॉलेट्स है उसके जरिए, और देखिए इसका जो अभियान जो ये चलाया जा रहा है उसका नेतृत्व तो मसूद अजहर कर रहा है और उसका भाई जो है तलहा अल सैफ जो है वो यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में अब जब ये पूरा मामला सामने आ गया है तो देखना ये होगा कि FATF जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे कि आखिरकार वो कहां है, तो पता है FATF को भी कि उसका पैसा कहां जाता है, किसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिका उसका सबसे बड़ा जो है एक तरह से कहे परसेंटेज के तौर पर है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को ही शेह देता है। लेकिन किरण मुझे ऐसा लग रहा है, और आशीष इसको और अच्छे से समझा पाएंगे, खासतौर से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज का जो चलन है वो कंप्लीटली डिजिटल पेमेंट वाला चलन है, डिजिटल करेंसी फ्लो होती है और इसीलिए अब इस तरह से तमाम माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है और डिजिटल फ्लो इतना ज्यादा है। हम देखते हैं भारत में ही एक तरह से UPI जो है उसका पेमेंट इतना ज्यादा बड़े स्तर पर है और उसका बड़ा व्यापक स्तर जो है पूरी दुनिया में नजर आता है। शायद यही वजह है कि अब डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जो है इस तरह से आतंकी गतिविधियों में हो रहा है ताकि FATF की नजर से, उनकी निगरानी से एक तरह से बचा जा सके। नहीं, इसको देखिए भारत के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो डिजिटल वॉलेट्स काम करते हैं उसमें KYC मैंडेटरी है। अगर आप अपने अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहती हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो होगा वो लिंक होगा और उसमें पूरा KYC का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के जो इजी पैसा है और सदापे है, जो पाकिस्तान के डिजिटल वॉलेट्स हैं, इनमें KYC जरूरी नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और यही वजह है कि FATF जैसी जो संस्था है उनके लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि आखिर ये जो पैसे हैं वो कहां से आ रहे हैं। अब इस बात को भी समझना होगा कि ये जो इन दो सोशल मीडिया जो एप्स हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं, इजी पैसा और सदापे, इनको लेकर बकायदा एक व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जाते हैं जो 3 से 4 महीने तक ऑपरेट होते हैं। 3 से 4 महीने जब इस व्हाट्सएप ग्रुप में पैसे आ जाते हैं, यानी इन अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं उस पर्टिकुलर नंबर पर,
तो उस नंबर को फिर बंद कर दिया जाता है और उस नंबर पर कोई भारी भरकम जब रकम आती है तो उसे एक दूसरे नंबर पर ट्रांसफर किया जाता है। वो पिछले 3 से 4 महीने में लगातार ऐसे वो वॉलेट्स को बदल रहे हैं। बड़ी रकम को पहले मुख्य वॉलेट में जो जमा किया जाता है, फिर उसे 10 से 15 छोटे वॉलेट्स में बांटकर नगद निकाल लिया जाता है। मान लीजिए कि इनको फंडिंग मिली 10 करोड़, उस 10 करोड़ को ये 1-1 करोड़ करके 10 अलग अलग वॉलेट्स में डाल देंगे और उसके बाद उन पैसों का कैश निकाल लेंगे और ये एफएटीएफ की निगरानी से अचानक आसानी से बच सकते हैं। जिसका जिक्र अभी सहयोगी किरण ने किया कि ये मस्जिदों के बाहर, देखिए पाकिस्तान में जब जुमे की नमाज होती है तो उसके बड़े उस समय बहुत बड़े पैमाने पर जो नमाजी होते हैं वो मस्जिदों में जाते हैं। गाजा में इस समय किस तरह के हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं है। वहां पर गाजा के नाम पर ये चंदा लेते हैं कि हम वहां पर गाजा के लोगों की बेहतरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारा का सारा जो पैसा है ये जैश ए मोहम्मद के खाते में जाता है। एक और जो अहम ट्रस्ट है जो जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है उसका नाम है अल रहमत ट्रस्ट। अल रहमत ट्रस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़े ट्रस्ट के रूप में एक है। इसका एग्जाम्पल यही है कि इसका 6 से 7% जो हर साल वो जैश मोहम्मद में देता है वो 100 करोड़ का योगदान है। इस ट्रस्ट को मसूद अजहर, तलहा अल सैफ, इसके अलावा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फारूक, फजल उर रहमान, रिहान अब्दुल और रज्जाक जो हैं वो ये सारे लोग चलाते हैं। अब 313 जो मरकज हैं उनको बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, एक बार दर्शकों को समझा दें। सुरक्षित जो ठिकाने हैं वो बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो बहावलपुर में इनका जो सबसे बड़ा मरकज था उसको हमने खत्म कर दिया। अब ये जो सुरक्षित ठिकाने ये जो हैं ये मसूद अजहर और उसके परिवार के को ठहरने के लिए, उनके टॉप ग्रेड के जो आतंकी हैं उनको ठहरने के लिए काम करेंगे। एफएटीएफ की निगरानी से, चूंकि वो वहां पर मरकज होगा, वो एफएटीएफ की निगरानी से बच जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रशिक्षण शिविर, जब ये मरकज बनाए जाते हैं तो इनके आसपास की जो खाली लैंड होती है वो भी ली जाती है और उससे बाकायदा वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे मशीन गन चलाने की हो, रॉकेट लॉन्चर चलाने की हो, मोटार चलाने की हो, तो ये सारी जो ट्रेनिंग है वो दिए जाते हैं। एक और अहम बात है, मान लीजिए कि आप किसी गल्फ कंट्री में हैं और आपने इन पाकिस्तान के सदापे ऐप के जरिए आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आप पैसा भेज सकते हैं, क्योंकि उस ऐप में ये मैंडेटरी नहीं है कि केवाईसी कराए, ना कि वहां की हुकूमत ने करा है। फिर तो ये नए तरीके का हवाला ट्रांजैक्शन हो गया। ये हवाला का ही एक नया रूप है, हवाला का ही नया रूप है। हवाले में पहले पर्चियां वगैरह से हवाला का ट्रांजैक्शन हो जाता था, ये हवाला का रूप है। देखिए केवाईसी जब तक नहीं होगा तब तक ये ट्रैक नहीं होगा। जस्ट सपोज करिए कि पलक ने मुझे, ये वैध नहीं होगा, नहीं ट्रैक नहीं होगा, वैध तो होगा, लेकिन मान लीजिए कि हमारी हुकूमत है, हमने कहा कि भाई केवाईसी की जरूरत नहीं है, तब वो वहां पर तो वैध चलेगा, लेकिन हम ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा किरण ने ही भेजा है। मैं किरण के नाम से पैसा भेज दूं, मेरी जो पहचान है वो गोपनीय रहेगी, क्योंकि वो अकाउंट वो नंबर में ऑपरेटिंग बट नहीं आशीष, करता। मुझे लगता है जो आप बात ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लूप होल जो है वो वहां पर मौजूद सरकार की तरफ से छोड़ा गया तो है, सरकार क्योंकि नहीं सरकार तो चाहती है ना, आपको हाँ, ध्यान में होगा कि यहाँ पर केवाईसी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं मुनीर की तरफ से एक बयान ध्यान में होगा, जब हमने बहावलपुर के मरकज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे, तब मुनीर ने एक डेडलाइन दी थी कि 31 जुलाई तक ये मरकज बनकर तैयार हो जाना चाहिए। और इसके बाद मसूद अजहर के परिवार, जैश ए मोहम्मद और इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के कई लोगों ने अलग अलग पाकिस्तान के हिस्सों में, पाकिस्तान के बड़े जिलों में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में, आपको ध्यान में होगा कि कई सारे वहां पर उन्होंने सम्मेलन किए थे जहां पर मरकज के नाम पर फंड रेजिंग की बात उन्होंने कही थी। वो सारे पैसे भी यहां पर डाले जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पाकिस्तान को फंडिंग दी गई है वो इन शर्तों पर दी गई है कि कहीं से भी आतंकवादी गतिविधि में इन पैसों को ना रखा जाए। एफएटीएफ इसकी निगरानी रख रहा है, तो यहां का पैसा निकालकर पाकिस्तान यहां नहीं दे सकता है। यही वजह है कि दूसरे जरियों के माध्यम से पाकिस्तान इस पैसे को निकाल कर दे रहा है। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि 2020 के पहले वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था,
तब वो बिल्कुल निचले पायदान पर आ गया था। बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से वो बाहर आया है, इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने की कोशिश नहीं करेगा। और यही वजह है कि अलग अलग माध्यमों से ये जो पैसे हैं आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए, आतंकियों को पनाह देने के लिए, आतंकियों को बनाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत की ये कोशिश जरूर रहेगी कि ग्रे लिस्ट में वापस से डाला जाए। देखिए, हमने जिस समय सीज फायर और उससे पहले जब ये पूरा मिलिट्री एक्शन चल रहा था भारत की तरफ से, हमने तब भी कई बार कहा था कि ग्रे लिस्ट में डालिए, क्योंकि जो आप फंडिंग इनको कर रहे हैं इसका इस्तेमाल होगा। अब ऐसे में देखिए, अब ठीक है, FATF के निगरानी में नहीं आ सकते कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के एक संस्थापक है शौकत अली। देखिए, उनका यह कहना है कि जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद प्रतिबंधित है और पूरी तौर पर जो है इंटरनेशनल में जो है उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, आतंकी संगठन माना गया है। अब खुले तौर पर अगर इस तरह से वहां पर फंडिंग हो रही है, पूरी चीजें निकल करके सामने आ गई हैं, उसके बाद भी अगर अब कार्रवाई नहीं होगी या FATF उसे ग्रे लिस्ट में नहीं डालता है या अमेरिका इसको लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती है, ना केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए। देखिए, और जो मरकज बनाने की बात है, जो देश क्योंकि जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीधे सीधे टारगेट करते हुए ध्वस्त कर दिए मरकज, सुभान अल्लाह, जो खासतौर से कहा जाए मसूद अजहर, उसके गुर्गे, उसके परिवारों का जो पनाह, एक तरह से पनाहगार, वो ये मरकज सुभान अल्लाह माना जाता रहा है। और इस तरह के तमाम मरकज़ों को सीधे टारगेट करके ध्वस्त किया गया था, क्योंकि उन्हीं मरकज़ों में ये कहा जाए कि आतंकी तैयार किए गए, उन्हीं मरकज़ों में बाकायदा हिंदुस्तान की आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश की गई। और उसी से ही अब बड़ा तिलमिलाया हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद तो है ही, बल्कि पाकिस्तान और वहां की आवाम, वहां की सरकारों का भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। अब यही वजह है कि ये मरकज जब ये तैयार होंगे, एक बार फिर से उसके लड़ाके तैयार होंगे, आतंकियों को तैयार किया जाएगा, तो उसका सीधा सीधा उद्देश्य जो है वो हिंदुस्तान को टारगेट करने का है। और पलक, मुझे लगता है जो लगातार हिंदुस्तान के अंदर ही कई ऐसी ताकतें हैं, कई ऐसे लोग हैं, विदेशी ताकतें या फिर विदेशों से तो आवाज होती है, भाई गजवाए हिंद का जो एक टारगेट या फिर नैरेटिव मिशन की जो बात है 2047 की, उसको पूरा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। नहीं, हमारा इंटेलिजेंस तो खैर वहां पर भी मजबूत है, वो जो भी करेंगे तो उन्हें पता ही है कि हमारी नज़र में है, जब इंडियन मीडिया की नज़र में है तो लाजमी सी बात है कि हमारा इंटेलिजेंस जो है वो भी मजबूत है वहाँ पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि भारत तो प्रिपेयर है, अगर हम बात करें अपनी डिफेंस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, हर एक एंगल से अगर हम बात करें हमारी प्रिपेयर्डनेस है। लेकिन क्या अगर हम इंटरनेशनल स्टेज पर बात करें, क्या पाकिस्तान को ये जितने भी देश है जिन्होंने खुद पाकिस्तान के आतंकवाद को झेला है, क्या उसे सीरियसली ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। आप जब बड़े बड़े फोरम्स पर, बड़े बड़े टेबल्स पर आते हैं लीडर्स और कहते हैं कि हमें कॉमन डेफिनेशन चाहिए टेररिज्म की, भाई कॉमन डेफिनेशन तो यही है ना कि आतंकवाद तो आतंकवाद है, अब वो चाहे भारत के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे हम बात करें इजराइल के साथ हो, आतंकवाद तो आतंकवाद है। जब तक इसे इंटरनेशनल फोरम पर सीरियसली नहीं लिया जाएगा, इवन चाइना को भी इसे सीरियसली लेना चाहिए कि अगर कोई भी देश, चाहे वो हमस की बात करे या फिर हम बात करें किसी और टेरर ग्रुप की, अगर वो आतंकवाद में है, आतंकवाद की चुनौती बना हुआ है किसी देश के लिए, तो उसे बायकॉट करना चाहिए और उस देश को फंडिंग करने से जरूर बचना चाहिए। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बार बता दूं कि पाकिस्तान को कब कब ग्रे लिस्ट जो है उसमें डाला गया था। 2008 में पहली बार पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया, लेकिन 2009 में इसे हटा लिया गया। इसके बाद 2012 से 2015 तक वो FATF की निगरानी में रहा। 2018 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे सूची में दाखिल किया गया, डाला गया, फिर 2022 में, उसके बाद इस ग्रे सूची से उसे हटा लिया गया। अब समझना यह भी है कि आखिर ग्रे सूची में डाला क्यों जाता है। इसमें उन देशों को रखा जाता है जिनमें कुछ कमियां हैं, अगर वो कमियों को ठीक करने का वादा कर दें या फिर आतंकवाद जैसे रास्तों पर दोबारा ना चले तो उन्हें बाद में ग्रे सूची से हटा लिया जाता है। अब पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान को चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे FATF हो, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा कड़े रुख का सामना नहीं करना पड़ा है। उसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है जहां से अमेरिका आराम से ईरान को घेर सकता है, और पाकिस्तान एक भरोसेमंद जानवर की तरह है जिस पर अमेरिका भरोसा करता है, क्योंकि अगर हड्डी डालोगे तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत है बलूचिस्तान, जहां पर रिको जो माइन है, जहां पर सोना भी है, जहां पर तांबा भी है। और इसी पर बात करें रिको डीओ पर जो नजर है चाइना की भी है, पाकिस्तान की भी है।
अगर बलूचिस्तान, जो अभी अपने आप को वहां के लोग स्वतंत्र मुल्क मानते हैं, अगर वो अलग हो जाता है तो शायद आने वाले समय में स्थिति अलग हो। लेकिन अपने हिसाब से, अपने चश्मे से आतंकवाद और आतंकवाद को प्रसारित करने वाले मुल्कों को जो पश्चिमी देश है वो हमेशा से देखते रहे हैं। जब अपने ऊपर आई तब उन्हें ओसामा आतंकवादी लगा, और जब अपने ऊपर नहीं आई तब उन्हें जैश ए मोहम्मद भी आतंकी नहीं लगता है। टीआरएफ को उन्होंने ये बैन कहें किया कि है। आज भी उन्हें प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये देखिए कि सीधे तौर पर चाइना जो है एपेक ये बना रहा है वहां पर, तो उनके लिए तो सीपैक। बलूचिस्तान, सीपैक माफ कीजिएगा, वो अपने आप में उनके लिए इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है जिसे वो दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए देखिए कि भारत आने के बाद यहाँ के जो विदेश मंत्री है चाइना के, वो सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, क्योंकि नाराज उधर भी नहीं करना है। और ऐसे में अमेरिका भी लगातार जो है असीम मुनीर को बार बार बुलाता है और व्हाइट हाउस में जो है डिनर कराता है, लंच कराता है। वहीं भारत को भी उसी के लेवल पर जो है वो तौल करके रख देता है। लेकिन यही आने वाले दिनों में जैश ए मोहम्मद हर किसी के लिए सरदर्द बनने के लिए जा रहा है। फिलहाल कटोरा लेकर के घूमता हुआ जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम तो गाजा के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, आप हमें फंडिंग कर और बड़ी दिलचस्प हो जाता है ये, क्योंकि एक तरफ हम सभी जानते हैं पाकिस्तान की आर्थिक माली स्थिति अभी किस तरह की है। वहां पर महंगाई का स्तर बहुत खतरनाक है, लोगों के लिए चिंता का सबब है। वहां पर ये कहा जाए जो बेसिक नीड्स है वो तक आम व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इस तरह से चंदा इकट्ठा हो जाता है मरकज बनाने के लिए, इस तरह से चंदा इकट्ठा हो जाता है दूसरे देश की मदद करने के नाम पर। यह अपने आप में हास्यास्पद है और चिंता का विषय भी है। ये भी क्या बाकी जो बड़े देश हैं या फिर जो बड़ी एजेंसीज हैं उन्हें नजर नहीं आता कि करोड़ों का लेन देन अगर इन गेटवेज के थ्रू होता है, सदा पे या इजी पे के थ्रू या फिर और कोई भी ट्रांजैक्शनल वे में अगर होता है, तो वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की वहां की जनता के लिए, उस पूरे माहौल की विकास के लिए नहीं है, बल्कि वो मरकज के को बनाने के लिए इस्तेमाल में होता है। ये समझना होगा पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को कि उनकी हुकूमत क्या चाह रही है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि अगर पाकिस्तान में किसी का फायदा हुआ है तो वो पंजाब प्रांत के जो मुसलमान हैं उन्होंने ही पंजाब पाकिस्तान पर डोमिनेट किया है। चाहे उनका सिंध का हिस्सा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो, चाहे बलूचिस्तान का हिस्सा हो, हर हमेशा इन पंजाबी जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने इनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा है। चाहे आप जैश ए मोहम्मद ले लें, चाहे आप टीआरएफ ले लें, चाहे दूसरे आतंकवादी संगठन ले लें, इन सभी आतंकवादी संगठनों का सीधा लिंक वहां के हुक्मरानों से है। तो हुक्मरान किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं ये भी पाकिस्तान की आवाम को देखना और समझना होगा। लेकिन यहां बात अमेरिका की भी करनी होगी। अमेरिका की कथनी करनी में कितना फर्क है वो इससे देखा जा सकता है कि एक तरफ इजराइल की तरफ से जब यह कहा गया कि हमने गाजा पर 83% तक कब्जा कर लिया है, बाकी 17% पर भी कब्जा करने के लिए 1,30,000 सैनिक जो है वो उतारेंगे। हमास ये कह रहा है कि हम सुलह करने के लिए तैयार है, तब इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो एक आतंकी संगठन है, हम हमला करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि हां तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो आतंकी संगठन है। लेकिन वही हमास जब जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर पहलगाम हमले को अंजाम देता है उस पर कुछ नहीं कहा जाता। उस समय हमास को लेकर नहीं कहा जाता, उस समय जैश ए मोहम्मद को लेकर नहीं कहा जाता। तो ये एक दोहरी नीति जो है वो भी देखने को सामने आ रही है। पलक, बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि पाकिस्तान में ही जैश ए मोहम्मद के जो वो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पर किस तरीके से हमस का वेलकम किया जाता है, उनके आतंकियों का उनके झंडे पर आते हुए। उस वक्त कभी भी आलोचना जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं की जाती। और वहीं आप इजराइल जो है, इजराइल के संघर्ष में उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो वही मैं अब दोबारा यही बात कहूंगी कि वो जो बार बार सो कॉल्ड कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म बार बार राग लाते हैं जो लीडर्स, वो नहीं है। वो अभी भी हम मान ले कि हम उन लीडर्स को ये बोलना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वही इजराइल में हमस को आप सपोर्ट करते हैं और वही जब पाकिस्तान में आकर जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो उनका स्वागत करते हैं, मिलते हैं, तो आप तब कुछ नहीं कहते हैं। मतलब वही आतंकी फिर उसके लिए पाकिस्तान में जब जाते तो वो आपके लिए चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा दोगलापन जो है वो अमेरिका का है। और ना केवल अमेरिका जो ये कर रहा है, अमेरिका की दोगली रणनीति है, ये मुझे लगता है पूरे विश्व में हर एक देश को इसकी आलोचना जो है वो करनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए कि आप दूसरे देश में इस तरीके से आतंकवाद है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस देश को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो दूसरे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। तो मतलब आप आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि प्रोग्राम को खत्म करना है, एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है पाकिस्तान को लेकर है
और ये पश्चिमी जो हमारे मुल्क हैं, चाहे अमेरिका है चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, उनको ये समझना चाहिएगा कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर इस जद में, आग लगेगी तो आएंगे कई घर इस जद में, इस गली में केवल हमारा मकान थोड़े ही है। और यही बात आतंकवाद के रूप में है कि आतंकवाद केवल एक जगह हमला करेगा ऐसा नहीं है, वो हर जगह फैलेगा। तो अभी भी वक्त है, संभल जाएं और पाकिस्तान पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाएं। बहुत शुक्रिया।